जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। हम बात करेंगे, हमारा वीडियो क्लिप जो है ये एक तो बात है कि 3 है स्टूडेंट। और इसमें जो है बच्चों हमने रिसीवेबल की बात करनी है जो कि हमारा थर्ड जो है हमने फाइनेंशियल एसेट है, थर्ड फाइनेंशियल एसेट और लास्ट फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब इसकी रिपोर्टिंग बैलेंस शीट में कैसे होनी है और इसको जो है किस तरह से इसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ हम जो है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल सिंपल एक लिक्विड एसेट ही है और इसको इजीली इट विल बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 30 टू 60 डेज, जैसे पहले मैंने बात की थी। ठीक है, therefore account receivable from customer usually appear in the balance sheet immediate after the cash or a short term इन्वेस्टमेंट इन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो बाज जो है आफ्टर कैश भी लिख लेते हैं और बाज जो है इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, कैश एंड शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद लिखते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी। अच्छा, इसमें आपको जो अंडरस्टैंड करना है, इसमें दो मेथड हैं जो जिनको हम राइट ऑफ मेथड का नाम देंगे और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो एक एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। देखें, अनकलेक्टेबल अकाउंट, पहली बात इसको हम क्या कहते हैं कि देखें, अकाउंट रिसीवेबल था क्या कि वो पैसा है जो कि हमारा कस्टमर के हाथ में है। हमने सेल की, हमने गुड्स उसको दे दी, लेकिन कस्टमर ने हमें हमारा पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल। कस्टमर की अमाउंट है, कस्टमर के पास, सॉरी, कस्टमर के पास जो हमारा पैसा है। ठीक है, तो वी हैव स्टेटेड दैट account receivable are shown in a balance sheet at the estimated collectible amount called net realized value। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। टू इलस्ट्रेट मैचिंग प्रोसेस, assume that world famous toy corporation began business on a January 1, 2011 and make most of its sale on account। ठीक हो गया, एक न्यू बिजनेस उसने जो है जनवरी 1 में स्टार्ट लिया और एट जनवरी 31 अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट इज 250,000। ठीक हो गया, $250,000 जो है 31 जनवरी 31 में ये क्रेडिट सेल, एक महीने की क्रेडिट सेल जो कि हो चुकी थी। ऑन दिस डेट द क्रेडिट मैनेजर रिव्यू the account receivable and estimate that the approximately $10,000 of these account will prove to be uncollectible। देखिए, एक जस्ट एस्टिमेट होता है, लगा लिया जाता है अकाउंट मैनेजर की तरफ से। रीजन इज दैट कि या सेल्स मैन जो होते हैं वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं अपने बिहाफ पे जिनके साथ भी उनकी क्रेडिट सेल हुई होती है। किसी ने 10 दिन का टाइम लिया होता है, किसी ने 20 दिन का टाइम लिया होता है, किसी ने 1 मंथ का भी टाइम लिया होता है, इससे ज़्यादा भी। जस्ट लाइक 60 डेज की हम बात कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू आवर फोन कॉल या हम जो पैसे की रिकवरी की कोशिश कर रहे होते, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कस्टमर थे जिन्होंने हमारा पैसा देना था, तो वो कुछ ना कुछ हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने पैसा हमें नहीं देना। ठीक है, अक्सर ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वो क्या कह रहे होते हैं कि यार हमारा जो है इतने पैसे जो है ना मार्केट में ब्लॉक हो चुके हैं। उसका मतलब क्या होता है ब्लॉक मीन टू से कि ये नहीं मिलेगा उनको। जिनके साथ उन्होंने क्रेडिट जो है सेल की थी, उन्होंने लेट्स सपोज अगर किसी ने 10,000 देना था, उसने जो है 5,000 दे दिया, 6,000 दे दिया, बाकी जो है कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब ये है कि हम उससे दोबारा काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, हम दोबारा उसको जो है क्रेडिट पे जो है अब सेल नहीं करेंगे। तो लेकिन फिलहाल तो हमें वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे यही केस है कि 250,000 एक क्रेडिट जो है सेल थी जिसको आप अकाउंट रिसीवेबल का नाम दे रहे हैं। तो उसने एस्टिमेट कर लिया कि 10,000 जो है अप्रोक्सीमेटली, रीजन के उसको पता होगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्लाइंट हैं जो कि पैसे देने नहीं चाह रहे और वो मजीद डिस्काउंट मांग रहे हैं। ठीक है, दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। तो 10,000 जो है अप्रोक्सीमेट उसने किया कि ये हमारा क्या है, बैड डेट या अनकोलेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस हिस्ट्री से भी हम देख सकते हैं कि हर साल या हर महीने इतना क्रेडिट हमारी सेल होती है और उसमें कितने पैसे हैं जो कि रिकवर नहीं होते। ठीक है, तो उससे भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, या वैसे आप एक डायरेक्टली जो अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ फेस टू फेस बात जब कर रहे होते हैं या उनकी तरफ से एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आ रही होती है, उससे भी हो सकता है। एनी हाउ, बहरहाल अनकोलेक्टेबल है अमाउंट ये जो कि 10,000। तो उसके लिए आप एक एडजस्टिंग एंट्री क्या कर सकते हैं एट द एंड।
एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सिंपल अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, ठीक है। देखें ये हमारा एक एक्सपेंस ही डील करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमें नहीं मिलना, तो उसको फिर जो एक हमारा एक किस्म का लॉस हो गया, तो ये लॉस जो है ऑब्वियसली बात है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सपेंस। अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस 10,000। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, और ये एक सब लेजर, हर एक जो हमारा कस्टमर होता है उसके एक सब लेजर से हम जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं आगे। बल्कि ये राइट ऑफ मेथड में आपको मैं ये बता देता हूँ, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ये आपके पास जो है ना फाइनल एडजस्टिंग एंट्री है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। तो नॉर्मल जब आप अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की बात करते हैं, तो हर एक क्लाइंट का जिसने पैसे नहीं देने होते तो उसको हम लिखते जा रही है, तो क्रेडिट कर दिया ना, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। वो कैसे, वो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा जो है एग्जांपल में आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। देखें जी, राइट ऑफ मेथड होता है और दूसरा डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जिसको भी कह सकते हैं, एक राइट ऑफ मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप लोगों को जो है इसमें जो है दोनों की एक एग्जांपल हम जो है वो भी लिखी हुई है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। राइट ऑफ मेथड की जैसे मैं बात कर रहा था, writing off an uncollectible account receivable. Whenever an account receivable from a specific customer is determined to be uncollectible, जब आपको खबर हो जाए, पता चल जाए कि ये कस्टमर है और इसका जो अकाउंट है it is going to uncollectible, I mean to say इसने पैसे हमें नहीं देने, then it no longer qualify as an asset and should be the write off, ठीक है। To write off an account receivable is to reduce the balance of the customer अकाउंट टू बी जीरो। देखें एक कस्टमर है, ठीक है, उससे आपने यहाँ पे चलें, ये एग्जांपल है, इसी को रीड करके इसी को हम वो कर लेते हैं, बार बार दूसरी एग्जांपल नहीं देते। टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट early in a February a world famous toy corporation learned that discount store has gone out of a business। अब एक डिस्काउंट स्टोर था, has gone out of a business, उसने बिजनेस अपना खत्म कर दिया, ठीक है। and that $4,000 account receivable from this customer is now worthless। अब वो 4,000 उससे हमने लेना था, अब वो worthless हो गया, वो जाहिर सी बात है उसने बिजनेस ही अपना क्लोज कर दिया, तो वो कहाँ से देगा, ठीक है। The entry to write off of this uncollectible account receivable, how you can write। देखें पहले आप ये है कि जैसे बात की डिस्काउंट स्टोर, अब आपने हमने पहले क्या लिखा हुआ था, जब जाहिर सी बात है हमने जब सेल की थी, हमने क्या किया हुआ था कि अकाउंट रिसीवेबल लिखा था किसका, डिस्काउंट स्टोर के नाम से, ठीक है। कितना, 4,000 हमने इससे लेना है, ठीक है। और हमने ऑब्वियसली बात है कोई कुछ ना कुछ उसको सेल किया था, ठीक है। वो जो भी हमारी सेल थी, ट्वाइस ही चले सेल हमने किए थे, ठीक है। तो वो उसकी जो वर्थ थी 4,000 थी, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि 10,000 हो, 6,000 उसने दे दिया और 4,000 वो नहीं दे रहा, ठीक है। ये देखिए आप ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो अब आफ्टर द सेल जब हमें पता चल गया कि ये अकाउंट रिसीवेबल जो डिस्काउंट स्टोर से हमें नहीं मिलना, ठीक है, तो फिर हम क्या करें। अब देखिए आपके पास डिस्काउंट स्टोर अकाउंट रिसीवेबल ये डेबिट है, वी नीड टू बी क्लोज इट। अब इसको हम चाह रहे हैं कि हम अपने पास अकाउंट रिसीवेबल में जो डिस्काउंट स्टोर का एक अकाउंट है वो लिखते आ रहे हैं, तो जब पता चल गया है कि इसने पैसे नहीं देने, तो हम क्यों लिखते आ रहे हैं, तो हम इसको खत्म कर दें। तो ये डेबिट है ना, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल डिस्काउंट स्टोर को क्रेडिट करोगे, ऑटोमेटिकली उसका जो लेजर है क्या हो जाएगा, 4,000 डेबिट है, अगर 4,000 में क्रेडिट कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे काम करना है, ठीक है। ये आपके पहले जो ट्रांजेक्शन है ये माइंड में होनी चाहिए। तो हम अकाउंट रिसीवेबल डिस्काउंट स्टोर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, ठीक है। और यहाँ पे कैश नहीं दे रहा, वो हमें क्या है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। पीछे हमने जैसे बात की थी ना, अलाउंसेस को हमने क्रेडिट किया था, अलाउंस हमने अलाउ कर दिया, या सिंपल हमने इसको डाउटफुल अकाउंट में डाल दिया कि ये पैसे हमें नहीं मिलने, ठीक है। तो 4,000 अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट आपका हो गया, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से हर एक जो भी आपका कस्टमर है जिसका हमें पता है, हम डिटरमिन कर चुके हैं कि इसने हमें पैसे नहीं देने, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, वो अमाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं और ये सारी अमाउंट हम डेबिट करते जाते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट में, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि एक और है हमारे पास सेव स्टोर, ठीक है, सेविंग स्टोर के नाम से था,
उसने हमें 6000 देने थे, तो सेम ट्रांजैक्शन करोगे, अकाउंट रिसीवेबल सेविंग स्टोर, ठीक है 6000, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्या हो गया 6000। अब यही बात जो हमने पहले की थी कि क्या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारा अब टोटल अब तक कितना हो गया 10000 हो गया, और अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस 10000, ठीक है। तो इसको हम खत्म करने के लिए अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट आप क्या करते जा रहे हो, डेबिट करते जा रहे हो ना, लेकिन अब ओवरऑल 10,000 उसमें आ चुका है। अब इसी अकाउंट को आपने अगर खत्म करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, इसको डेबिट कर दोगे, ठीक है। जल्दी ये यहाँ पे बात हम खत्म करते हैं और डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में स्टूडेंट आपने क्या करना है, देखें डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में हमने डायरेक्टली जब आपको डिटरमिन हो जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वी मेकिंग द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, हम ये नहीं बनाते, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ क्या मीन टू से डायरेक्टली जो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस है, अनकलेक्टेबल अकाउंट उसी में उसको डेबिट कर देते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल जो है जो भी आपका क्लाइंट था उसको आप क्रेडिट कर देते हो। देखो इसको तो क्रेडिट करना ही करना है। यहाँ पे ये समझ लो कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस में इसको डालते जा रहे हैं कि पता है कि यार इसने हमें नहीं देना, तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड और जो आपके पास अनकलेक्टेबल अलाउंस फॉर अलाउंसेज राइट ऑफ जो मेथड था, ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है। आप दोनों, कुछ कंपनी ये कर रही होती हैं, कुछ ये, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस भी कर सकते हैं और क्रेडिट जो है अकाउंट रिसीवेबल कर सकते हैं। व्हेन द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इज यूज्ड, the account receivable will be listed in the balance sheet at their gross amount and no valuation allowances to be will be used, okay. The receivable therefore are not stated at estimated net realized value। अब जो आपके पास नेट रियलाइज वैल्यू है, जो रिसीवेबल आपने तो डायरेक्टली उसको लिख लिया, तो इस वजह से हम नहीं, यहाँ पे जो नेट रियलाइज वैल्यू है ऑब्वियसली बात है वो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख के उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड और राइटिंग ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। ओके जी, चलें जी, इस वीडियो में हमने इतनी ही बात करनी थी, और नेक्स्ट में जो है हम क्रेडिट कार्ड सेल और साथ में जो है नोट रिसीवेबल जो उसकी बात करेंगे। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करते हैं।